आज का जो टॉपिक है वो उद्योग के बारे में पढ़ना है, इंडस्ट्री के है। ठीक है, उद्योग जैसे उद्योग का विकास भारत में जो है दो आधार पर बढ़ते हैं। एक तो 1947 के पूर्व तथा एक 1947 के बाद, यानी स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिक विकास किस क्रम में हुए। तो भारत में जो उद्योग, पहले उद्योग कैसे थे, वो हस्तशिल्प आधारित थे उद्योग। ठीक है, चाहे वो सूती वस्त्र हो, चाहे आपके जूट इंडस्ट्री जैसे हैं, ये सब जूट वाला हो गया, कपास हो गया, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र। ठीक है, ये सब 1947 से पहले भारत में जो उद्योग की स्थापना हुई थी वो इन पर आधारित थी, मुख्यतः हस्तशिल्प पर आधारित थी। लेकिन इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो उसके पश्चात भारत में भी उद्योग का जो एक तरह से रूपरेखा थी वो बदल गई, जो इनका दृष्टिकोण था वो बदल गया था। ठीक है, तो हम इसको जो उद्योग पढ़ते हैं वो दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो स्वतंत्रता पूर्व जो भारत में औद्योगिक कंपनियों की स्थापना हुई थी या इंडस्ट्रीज की जो अपना स्थापना की गई थी, सबसे पहला प्रयास जो 1853 में किया गया था, जो कि चारकोल यानी कोयला आधारित लौह प्रज्वलन संयंत्र की स्थापना की गई थी 1853। किंतु वो सफल नहीं रहा था, असफल रहा था, इसलिए वो क्वेश्चन मतलब पूछा नहीं जाता। 1853 में प्रथम चारकोल आधारित लौह प्रज्वलन संयंत्र की स्थापना की गई थी, बट वो असफल रहा, इसलिए हम उसको याद नहीं करते, मतलब एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, किंतु इसके पश्चात एक साल बाद 1854 में 1854 में का 1854 में, उसको नोट करना, 1854 प्रथम भारत में औद्योगिक कंपनियों की स्थापना, मतलब इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी। 1854 का है, ठीक है, जो कि प्रथम क्या था, सूती वस्त्र, सूती मिल, क्या था, सूती मिल। 1854 का सूती मिल, ये आपका मुंबई में स्थापित किया गया था। 1854 सूती मिल की स्थापना होती है, कहाँ पे हुई थी, मुंबई में हुई। ठीक है, और इसी के एक साल बाद 1855 में जूट मिल की स्थापना की गई थी कोलकाता में। 1854 में जूट मिल कोलकाता के रिसरा, एक स्थान है रिसरा, ठीक है, सॉरी 55, कोलकाता के रिसरा में 1855 में जूट मिल की स्थापना की गई थी। और जबकि सूती मिल की स्थापना कब की गई थी, 1854 में, वो कहाँ पे, मुंबई में हुई थी। इसको याद रखना। ठीक है, एक व्यक्ति होते हैं कावस जी नाना भाई डाबर, क्या नाम है उनका, कावस जी नाना भाई डाबर, जो कपड़ा मिल की स्थापना, उसको हम सूती मिल या कपड़ा मिल बोल सकते हैं ना। तो जो सूती मिल या कपड़ा मिल 1854 में स्थापना हुई थी, उसका स्थापना करने वाला जो है व्यक्ति, उसका नाम क्या है, कावस जी नाना भाई डाबर। नाम क्या है, कावस जी नाना भाई डाबर के द्वारा 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना भारत में की गई, जो सफल प्रयास था। औद्योगिक विकास के क्रम में भारत की सबसे पहली जो इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी वो कौन सी थी, सूती मिल थी। दूसरा 1855 का है, जो कि जूट मिल है, वो रिसरा में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जैसे भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में जो इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी, उपभोग आधारित थी, मतलब कंज्यूमर, जो उपभोग आधारित होती है। सिर्फ औद्योगिक विकास के क्रम में या आर्थिकी के क्रम में देखा जाए तो उसमें उनका ज़्यादा योगदान नहीं है, सिर्फ उपभोग, कंज्यूम करने के लिए ही इंडस्ट्रीज की स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा की गई थी। फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना आती है, 5 ईयर प्लान में 3 कंपनियां स्थापित की गई थी। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 कंपनियों की स्थापना की गई थी भारत में, भिलाई, दुर्गापुर और क्या, राउरकेला। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में सेकेंड 5 ईयर प्लान में कुछ कंपनियों की स्थापना की गई। किंतु 3rd ईयर प्लान में जो है बोकारो में स्टील कंपनी की स्थापना, लौह इस्पात कंपनी की स्थापना बोकारो में की गई थी, 5 ईयर प्लान में की गई थी। ठीक है, तो लेकिन भारत में और स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक क्रम में विकास लाने के लिए कई नीतियां लाई गई थी। सबसे पहले जो नीति लाई गई थी वो 6 अप्रैल 1948 को लाई गई थी, 6 अप्रैल 1948 को, जो कि प्रथम औद्योगिक नीति क्या कहलाती है, प्रथम औद्योगिक नीति के रूप में जाना जाता है। 6 अप्रैल 1948 को इसको बोलते हैं प्रथम औद्योगिक नीति, जो 1948 में आई थी, 6 अप्रैल 1948। और ये लाने का श्रेय जो है उस टाइम भारत के केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के उद्योग मंत्री होते हैं 1948 में, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1948 भारत के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को पेश की गई थी। ठीक, दूसरी औद्योगिक नीति जो आती है वो 30 अप्रैल 1956 में आती है, अप्रैल मंथ ही है। 30 अप्रैल 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति भारत में लाई गई थी। 30 अप्रैल 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति भारत में लाई जाती है।
किंतु तीसरी औद्योगिक नीति जो होती है 24 जुलाई 1991 में लाई गई थी। नई औद्योगिक नीति इसको बोलते हैं। तीसरी औद्योगिक नीति, जिसको हम नई औद्योगिक नीति के नाम से भी जानते हैं, उसे 24 जुलाई 1991 में लाई गई थी। ठीक है, में लाई गई थी। जो प्रथम औद्योगिक नीति होती है, इसमें जो उद्योग थे उनको दो आधार पर बांटा गया था। एक तो सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का, एक आपका निजी क्षेत्र का प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसमें पहले वाले में क्या कितने भागों में बांट के हम कर रहे थे? उद्योग का विकास दो क्रम में, एक तो प्राइवेट मतलब प्राइवेट निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर के रूप में। जबकि दूसरी औद्योगिक नीति में क्या किया गया कि एक तो आपका प्राइवेट है ही, दूसरा पब्लिक, और एक संयुक्त रूप से उद्यम की स्थापना, दोनों को मिला के एक अलग से इंडस्ट्री की स्थापना संयुक्त क्रम की। ठीक है, ये दूसरे में होता है। किंतु तीसरे में क्या हुआ था? तीसरे में जो अभी महंगाई की दर बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और विकास का क्रम काफ़ी स्लो था ना उस टाइम, तीसरी औद्योगिक नीति 1991 की बात करें, इन सबको दूर करने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है, इन सबको दूर करने के लिए 1991 में नई औद्योगिक नीति को लाया गया। उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, 1991 में 24 जुलाई को लाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक तरह से उद्योग का विकास करना, महंगाई को दूर करना, बेरोजगारी में कमी लाना। ठीक है, फिर इसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए थे, मतलब एक तो आपका LPG, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, उदारीकरण, वैश्वीकरण और वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, उदारीकरण और एक प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी। LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, आपका निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 चीज को जोड़ा गया था भारत में औद्योगिक विकास के क्रम में। ठीक है, अब जैसे कुछ लौह इस्पात कंपनियां भारत में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहला अगर धात्विक उद्योग में देखा जाए तो पहला कौन सी है? लौह इस्पात। लौह इस्पात में लौह इस्पात का जो लौह अयस्क जो होता है, ये लौह इस्पात है। ठीक है, कंपनी का नाम है। और जो कि लौह अयस्क जो होते हैं, इसके कौन कौन से और होते हैं? लौह अयस्क कौन कौन से होते हैं? लोहे के अयस्क कौन कौन से हैं? 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट। ठीक है, 4 होते हैं। ठीक है, भारत में जितनी भी लौह इस्पात कंपनियां, जो लौह इस्पात कंपनियां होती हैं, इनको आधारभूत कंपनी के रूप में भी जानते हैं, आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी उद्योग भारत में, इसके अलावा अन्य उद्योग हैं, सब लौह इस्पात पे आधारित उद्योग है। क्योंकि किसी भी कंपनी की जब स्थापना की जाती है तो उसमें मशीन वगैरह या कल पुर्जों की आवश्यकता पड़ती है, जो लौह इस्पात से ही बने होते हैं। इसीलिए लौह इस्पात को क्या बोला गया है? आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है आपके लौह इस्पात। ठीक है, और लौह इस्पात कंपनियां जो है, एक तो कोयला क्षेत्र के समीप होती हैं। ठीक है, पहला क्या है? जैसे कोयला क्षेत्र के समीप, अच्छा, किसी भी कंपनी को स्थापना की जाती है तो उसके जो कच्चे माल होते हैं, एक तो कच्चा माल होता है, कारक। ठीक है, कच्चा माल जो होता है क्या क्या होता है? एक तो लौह अयस्क स्वयं होगा। किसी भी क्षेत्र में कंपनी की स्थापना करने के लिए पहले वहाँ पे लौह अयस्क मौजूद होने चाहिए, क्योंकि अगर हम एक स्थान से इसको दूसरे स्थान पे लेके जाएंगे तो ये भार हरासी होती है। भार हरासी का मतलब ये होता है कि इसको पहली बार तो लेके जाने में पैसा ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आएगा। तो इसीलिए हम जितने भी लौह इस्पात कंपनी की स्थापना करते हैं, अधिकांशतः कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे लौह अयस्क, कोयला के भंडार सब मौजूद ही हो। ठीक है, दोनों चीज मौजूद हो, क्योंकि ये कैसे है? लौह अयस्क जो होता है एक भार हरासी होता है। भार हरासी का मतलब ये है कि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आप जनरली देखेंगे, जैसे 100 किलो सीमेंट वाला अगर एग्जांपल लूँ, या लौह इस्पात सीमेंट का लो 100, अब जहाँ से ये फैक्ट्री बनेगी, ठीक है, मान पास लौह का ही देखते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह है, पहाड़ से लौह को बनाया जा रहा है, लोहा बनाया जा रहा है, तो अब 100 टन का है पूरा। अब उसको जब हम लोहे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 टन की बजाय वो 10 ही टन बचेगा, तो अब उसका भार हरास हुआ कि नहीं हुआ? तो अब कंपनी की जब स्थापना करनी है, 100 टन उठा के किसी दूसरे स्थान से कंपनी के पास में लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आएगा वो ज़्यादा आएगा। किंतु जबकि 10 ही टन अगर हो, मे बी 10 टन हो, जहाँ पे लौह अयस्क मौजूद है, वहीं पे अगर कंपनी की स्थापना कर दी जाए तो उसको ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च आएगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। इसीलिए जितने भी लौह इस्पात कंपनियाँ होती हैं, जो भी कंपनियाँ स्थापित की जाती है, कोशिश की जाती है कि वो उन्हें कच्चे माल के स्थान पर ही आधारित, जहाँ पे कच्चा माल है उसका मौजूद, उसी क्षेत्र में उनको स्थापित किया जाए। किंतु कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जो बाजार आधारित होती हैं या मांग आधारित, जो बाजार पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपकी कार वगैरह की कंपनी है, ठीक है, अब कार वगैरह में क्या है, जितने भी उसके पार्ट्स आते हैं उनको अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, उनको एक साथ मिलाकर, एक साथ लाकर जहाँ पे भी उनका मार्केट होता है वहीं पर उनका मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब विनिर्माण करके उनको मार्केट में बेचा जाता है, तो वो बाजार आधारित उद्योग होते हैं। और इसमें कच्चे माल में लौह अयस्क होता है, तो दूसरी चीज़ क्या है, कोयले की जरूरत है। अब कोयले का आवश्यकता तो पता ही है, टेम्परेचर, ताप, ऊष्मा के लिए इसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए।
तीसरी मैग्नीज होती है। लौह इस्पात में मैग्नीज का काम क्या होता है? मैग्नीज जो होता है लौह इस्पात जो भी चीज़ें होती है उसको कठोर बनाती है। क्या करती है? मैग्नीज का काम क्या है? लौह इस्पात को कठोर बनाने का काम होता है, एकदम हार्ड बनाने का काम होता है। और चूना पत्थर की भी आवश्यकता होती है लौह इस्पात में। तो ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कच्चे माल के रूप में लौह इस्पात इंडस्ट्री में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका लौह अयस्क और कोयला मुख्य रूप से जरूरी है। ठीक है, जितनी भी कंपनियों की स्थापना की जाएगी वो चाहे लौह अयस्क या कोयला वाले क्षेत्र में ही की जाएंगी। ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि इनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में परिवहन का खर्च ज़्यादा आएगा। ठीक, और कारक क्या है? एक तो बाजार पे आधारित होती है, कोई भी मार्केट कैसा है, वहाँ की मांग कैसे, किस आधार पर। तो बाजार जो होता है वो निर्धारित करता है कि लौह इस्पात कंपनियाँ किस क्षेत्र में लगाई जाएंगी। एक तो बाजार हो गया। दूसरा कच्चा माल। कच्चा माल जो भी है ये भी डिपेंड करता है कि लौह इस्पात उद्योग के लिए ये भी निर्भर करता है, इसकी भी मतलब इसको भी ध्यान रखा जाता है कि कच्चा माल क्या है। ठीक है, तीसरा क्या है? परिवहन। परिवहन लागत जो अभी बताया कि परिवहन खर्च पे भी देखा जाता है। और फिर पत्तन मतलब बंदरगाह वगैरह जो होते हैं आपके, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन आयात निर्यात करने के लिए होता है। सरकार की नीतियाँ जो होती हैं, सरकार मतलब क्या है? अब सरकार की पॉलिसी से मैटर करता है कि सरकार जो है इस कंपनी से रिलेटेड कौन सी पॉलिसी ला रही है, कैसी पॉलिसी ला रही है, ये भी निर्भर करता है लौह इस्पात उद्योग के विकास में। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के विकास में सरकार की नीतियाँ सबसे महत्वपूर्ण होती है कि सरकार इनके लिए कौन कौन सी नीतियाँ ला रही है, कैसी नीतियाँ हैं। ठीक है, एक तो आंतरिक परिवहन। आंतरिक परिवहन मतलब भारत के आंतरिक क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में चलने वाले जो भी परिवहन होते हैं वो भी निर्भर करते हैं। अब जैसे लौह इस्पात कंपनियों के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला तो बताया था लौह अयस्क और कोयला, तो मुख्यतः हम इन्हीं पे देखेंगे। जो भी आपको मिलेगा लौह इस्पात उद्योग की कंपनी जो भी स्थापित है वो इन्हीं दोनों पर ज़्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि यही दोनों ऐसे हैं जो भारतवासी होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में खर्च ज़्यादा आता है। तो एक तो कोयला क्षेत्र में होंगी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कहाँ पे स्थापित है? कोयला क्षेत्र में स्थापित है। उसमें आपका क्या है? दुर्गापुर है। दुर्गापुर कहाँ पे है? ये लौह इस्पात कंपनी है। ठीक है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। एक है बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी है। तीसरा जो है बोकारो। ठीक, अगले जो है कुछ ऐसे हैं जो लौह अयस्क के समीप है, जहाँ पे भी लौह अयस्क पाए जाते हैं उनके समीप जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आपका भिलाई आता है। ठीक है, कौन सा? भिलाई क्षेत्र है। भिलाई आपका कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, दूसरा आपका राउरकेला है, विजयनगर है, भद्रावती है और सलेम है। ये कुछ कंपनियां हैं, कंपनियों के नाम है जहाँ पे आगे अभी बहुत सारी कंपनी इधर बगल में लिखी हैं कौन सी कंपनी कहाँ पे स्थापित। और ये सभी के सभी जो कंपनियां हैं लौह अयस्क की कंपनियां हैं, इनका नाम जरूर याद रखना। ठीक है, ये किसकी कंपनियां हैं? लौह अयस्क, सॉरी लौह इस्पात की कंपनी है, लौह इस्पात इंडस्ट्रीज है। ठीक है, जबकि कोयला और लौह अयस्क के मध्य में जो कंपनी स्थित है उसका नाम क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है जहाँ पे लौह अयस्क मिल रहा है और कोयला मिल रहा है उनके बीच में पाया जाता है। यानी लौह अयस्क एक स्थान से आता है, दूसरे स्थान से क्या आता है? कोयला आता है। उसके बीच में आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो तटीय क्षेत्रों के समीप है, जिसमें आपका विशाखापट्टनम और गोपालपुर। विशाखापट्टनम कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। जबकि गोपालपुर कहाँ पड़ता है? गोपालपुर कहाँ पे? ओडिशा में। कहाँ पे है? ओडिशा, क्योंकि गोपालपुर का तट पड़े होंगे, तटवर्ती क्षेत्र में आता है गोपालपुर। गोपालपुर कौन से राज्य में? ओडिशा में। इसको आप लिख लेना बगल में। गोपालपुर कहाँ पे? ओडिशा में। जबकि बर्नपुर वाला कहाँ पे? बर्नपुर हरिपुर जो लिखा है वो बर्नपुर हरिपुर कुल्टी, ये आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बर्नपुर हरिपुर कुल्टी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। और बोकारो कहाँ पे? झारखंड। ये लौह इस्पात कंपनियों की अवस्थिति है। एक कोयला के समीप है, एक लौह अयस्क के समीप है और एक कोयला और लौह अयस्क के समीप है। दोनों के मध्य मतलब मध्य में स्थित है। वो जमशेदपुर है। कौन सा है? जमशेदपुर है। और चौथा जो है आपका कौन सा? तटीय क्षेत्रों के समीप लौह इस्पात कंपनियां हैं। इनके नाम जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कंपनी है या नहीं है, किस क्षेत्र में लौह इस्पात कंपनी की स्थापना की गई है या नहीं की गई। अब लौह इस्पात उद्योग के विकास क्रम में देखा जाए इसकी शुरुआत जो होती है 1874 से होती है। कब होती है? 1874 होती है। तो इसके पश्चात पश्चिम बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की थी। कंपनी का नाम क्या है? बंगाल आयरन वर्क्स एक कंपनी है जिसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के क्रम में सबसे पहले जो कंपनी स्थापित की गई थी कौन सी थी? बंगाल आयरन वर्क्स। ठीक, बंगाल आयरन वर्क्स कहाँ पे स्थापित है? कुल्टी में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? कुल्टी में स्थापित की गई थी।
उसके बाद देखेंगे तो एक आती कंपनी है टिस्को, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या नाम है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना जो होती है 1907 में की गई थी। इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में की गई थी। और लोकेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट है टिस्को का, साक्ची करके एग्जाम में पूछा था। साक्ची क्या है या किस चीज के लिए जाना जाता है? तो साक्ची जो होता है किस लिए जाना जाता है? लौ इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, जो कि जमशेदपुर, जमशेदपुर कौन से राज्य में? झारखंड, ठीक है, झारखंड में। अब जमशेदपुर कैसी कंपनी है? ये कोयला और लौह अयस्क के मध्य में स्थित कंपनी है। कोयला और लौह अयस्क के मध्य में कंपनी है। अब इसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? मध्य में, झारखंड में पड़ता है। झारखंड में आपको कोयला कहाँ से मिलेगा? चाहे वो धनबाद हो, बगल में धनबाद है, बोकारो हुआ, यहाँ से आपको कोयला प्राप्त होता है। जबकि दिल्ली राजहरा वगैरह जो क्षेत्र है जो क्या पड़ता है? झारखंड में पड़ता है दिल्ली राजहरा, और दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में ना, यहाँ से इसको क्योंकि बीच में स्थित है तो कोयला वगैरह आपको कहाँ से मिल जा रहा है? दुर्गापुर से मिल रहा है, बोकारो से मिल रहा है, धनबाद से मिलता है। किंतु इसको जो लौह इस्पात प्राप्त होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? जो जमशेदपुर वाला, इसको आपको दिल्ली राजहरा से मिल जाएगा। दिल्ली राजहरा जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। उड़ीसा से छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों से जो है इनको लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। क्या नाम है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को के विषय में लिखना थोड़ा सा अलग से। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इनको जो कोयला की प्राप्ति होती है कहाँ से? पहले कोयला लौह अयस्क की, लौह अयस्क की प्राप्ति टिस्को के लिए, ठीक है। टिस्को के लिए लौह अयस्क जो मिलता है वो पहला तो गुरु महिसानी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी, ये दोनों कहाँ पे हैं? उड़ीसा में स्थित है। और इनका लोकेशन भी झारखंड का पास में ही है। तो इनको, और ये कोयला और लौह अयस्क के मध्य में स्थित कंपनी है। तो एक तो उड़ीसा से भी इनको मिलेगा। उड़ीसा के कौन कौन से दो लोकेशन याद रखना आपको? गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी। और अगला जो है नुआ मंडी, गुआ। नुआ मंडी और गुआ याद होगा ना, लौह अयस्क ले जाने जाते हैं और झारखंड में स्थित है, ठीक है। झारखंड के सिंह भूमि जिला है, वहाँ पे स्थित है नुआ मंडी और गुआ। आपने पहले पढ़ा है कहाँ कहाँ पे लौह अयस्क क्षेत्र है, तो उसमें नुआ मंडी और गुआ दो क्षेत्र मिले होंगे जो कि झारखंड में स्थित है। ये दोनों याद रखना। और उड़ीसा का कौन कौन सा? गुरु महिसानी और बादाम पहाड़ी। और इसके अलावा इनको जो कोयला प्राप्त होता है, कोयला लिखना, कोयला क्या बताता है? बोकारो बताता है। कोयला जो इनको प्राप्त होता है कहाँ से? बोकारो से प्राप्त होता है। अब ये बीच में स्थित है जमशेदपुर। अब इसके लिए और क्या चाहिए? कच्चे सस्ते श्रमिक भी आवश्यकता होती है। किसी भी इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इनको जो सस्ते श्रमिक मिलते हैं वो कहाँ से मिल जाते हैं? लोकेशन क्या है इनका? झारखंड का है, ठीक है। जमशेदपुर वाला, जमशेदपुर कहाँ पे? झारखंड में पड़ रहा है ना। तो इनको जो सस्ते श्रमिक मिलते हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा से जो है इनको सस्ते श्रमिक भी आसानी से मिल जा रहे हैं। और इनको कोयला और लौह अयस्क भी प्राप्त हो रहे हैं उड़ीसा और झारखंड से, ठीक है। तो इस कंपनी की स्थापना के लिए जो जमशेदपुर है वो हर एक चीज़ जो भी जरूरत है, चाहे वो कच्चे माल की आवश्यकता हो चाहे वो कारक की आवश्यकता हो, वो दोनों चीज़ इसमें क्या है? आसानी से इनको मिलते हैं। उत्तर प्रदेश, इसमें आप सस्ते श्रमिक भी लिख सकते हैं। कारक सस्ते श्रमिक भी निर्भर करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिए, ठीक है। अगर श्रमिक सस्ते मिल रहे हैं तो कंपनी के ग्रोथ के लिए, मतलब उनके विकास के क्रम में एक जरूरी उनका योगदान होता है सस्ते श्रमिकों का। दूसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, IISC, ठीक। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि बर्नपुर, जो हरिपुर कुल्टी वाला क्षेत्र है, बर्नपुर हरिपुर वाला, ये बर्नपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में है। इस पर याद रखना, लोकेशन जरूरी है। और स्थापना भी याद कर लेना, 1918 का है। पहला जो 1907 का था, उसके बाद 1918 दूसरा होता है। ये बर्नपुर हरिपुर कुल्टी में स्थित है, आपको लिखा है बर्नपुर, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसके बारे में लिखना। इसमें जो लौह अयस्क को प्राप्त होता है, लौह अयस्क नुआ मंडी और गुआ से प्राप्त होता है। नुआ मंडी, गुआ। नुआ मंडी और गुआ से इनको जो है लौह अयस्क प्राप्त होती है। जबकि कोयले की प्राप्ति इनको जो होता है, कोयले में, कोयला कहाँ से मिल रहा है? कोयला मिलता है रामगढ़, झरिया, रामगढ़ और झरिया से। कहाँ से प्राप्त हो रहा है? रामगढ़ और झरिया से इसको जो है कोयले की प्राप्ति होती है। मतलब आपका ये IISC कंपनी जो 1918 में स्थापित होती है, ठीक है। इनका लोग कोयला कहाँ से मिल रहा है और लौह अयस्क कहाँ से मिल रहा है ये भी ध्यान रखें।
और जबकि इसको मैग्नीज की भी प्राप्ति होती है, मैग्नीज उड़ीसा, मैग्नीज में लिखना, मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होती है? मैग्नीज जो होता है आपका बांसपानी से प्राप्त होती है, बांसपानी एक लोकेशन है बांसपानी उड़ीसा में, याद होगा आपको, बोला था बांसपानी। बांसपानी कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। यहाँ से इसको मैग्नीज की प्राप्ति होती है, ये लॉज पास में मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। तीसरी कंपनी का नाम क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी और ये शिमोगा में स्थित है। शिमोगा कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। अब किसी भी लॉज पाथ के लिए जल की भी जरूरत होती है, जल की भी आवश्यकता होती है। इसको जो शिमोगा से, शिमोगा में शरावती नदी आपको पता है, शरावती नदी से जो है यहाँ पे इनको जल की प्राप्ति होती है। और विश्वेश्वरैया लोकेशन क्या? शिमोगा। और शिमोगा ये किसके समीप में है? कौन से लॉयस के क्षेत्र में है? बाबा बुदान की पहाड़ी यहाँ पे ना, कुद्रेमुख वाला बाबा बुदन की पहाड़ी से जो है इनको लॉयस की प्राप्ति होती है। किंतु ये कोयले, यहाँ पे कोयले की कोई आप वो नहीं पड़ते कि लोकेशन यहाँ पे कोयले की प्राप्ति होती है, तो ये कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। कैसा है? विश्वेश्वरैया वाला जो है ये कोयले क्षेत्र से दूर स्थित है। ये लॉयस के समीप में स्थित है। किसके पास में स्थित है? लॉयस के समीप में स्थित है, किंतु कोयले क्षेत्र से दूर है। तो इसमें लॉयस का क्षेत्र लिखना, विश्वेश्वरैया में बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, ठीक है। क्योंकि कर्नाटक में हमने जल्दी कोई ये नहीं पढ़ा था कि लॉयस कोयला के क्षेत्र कोई स्थित है कि नहीं, ठीक। तो कर्नाटक में लॉयस क्षेत्र कौन सी है? बाबा बुदन की पहाड़ी है, जहाँ से इनको कोयले की प्राप्ति होती है, किंतु कोयला क्षेत्र के समीप न स्थित नहीं है ये, ठीक है। यानी इसके पास में कोई कोयला क्षेत्र नहीं है, इसके लिए कोयले को क्या है? दूर से लाना पड़ता है, परिवहन लागत वहाँ पे ज़्यादा लगती है, ठीक है। फिर इसको जल की जो प्राप्ति होती है कौन सी नदी से होती है? शरावती नदी से होती है। शरावती और जोग दो नदियाँ, कोयला जो जल विद्युत इसको प्राप्त होता है, जल की जो प्राप्ति होती है वो शरावती नदी है, जिसमें आपने पढ़ा होगा जोग गरसोपाल जलप्रपात वाटरफॉल स्थित है, ठीक है। महात्मा गांधी वाटरफॉल इसको बोलते हैं, तो महात्मा गांधी के नाम पे शरावती नदी पे ही स्थित है। तो क्या नाम? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी को जल जो प्राप्ति होती है वो शरावती नदी से प्राप्त होता है। कोयला जो प्राप्त होता है, क्योंकि कोयला क्षेत्र नहीं है यहाँ पे, इसको कोयले दूर से लाना पड़ता है, कोयला क्षेत्र स्थित नहीं होने के कारण। और जबकि यहाँ पे लॉयस क्षेत्र है, कौन सा है? बाबा बुदन की पहाड़ी, ये लॉयस के समीप में स्थित कंपनी है, ठीक। इस पे याद रखना। तीसरा जो आपका हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी 3 कंपनियां हैं, मतलब 3 अलग अलग जगह पर स्थापित की गई थी। एक तो आपका भिलाई में स्थापित है 1955 का, 1955 में भिलाई में। आप पढ़ते हो तीनों सेकेंड 5 ईयर प्लान में, एक भिलाई में है, एक राउरकेला में है, तीसरा जो है दुर्गापुर में, ठीक है। तीसरा जो है दुर्गापुर में। जो भिलाई में स्थापित है 1955 में स्थापित है, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें उसी समय से। और राउरकेला वाला जो है वो 1959 का है। ये दोनों, एक तो आपका यूएसएसआर के सहयोग से था भिलाई वाला, राउरकेला वाला किसके सहयोग से है? जर्मनी के सहयोग से। तथा दुर्गापुर वाला जो 1959 का है वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से लगाया था? ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। और इसके बाद जो हम पढ़ते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान, उसमें बोकारो की स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का एक, ये तीनों जो सेकेंड 5 ईयर प्लान का था, कौन से 5 ईयर प्लान में था? सेकेंड 5 ईयर प्लान का है। और ये वाला कब था? थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। थर्ड 5 ईयर प्लान में ये 1955 और 1959 में 2 कंपनी, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। जबकि तीसरे 5 ईयर प्लान में जो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में की गई थी। बोकारो कहाँ पे स्थित है? झारखंड। भिलाई आपका जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि राउरकेला आपका जो है उड़ीसा में, और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। भिलाई का हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई। अब इनको कोयला कहाँ से मिलेगा? क्योंकि लोकेशन क्या? भिलाई है, भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो भी कोयला क्षेत्र होंगे या उसी के आसपास झारखंड और आपका क्या बोलते हैं उड़ीसा, उन्हीं क्षेत्र से इनको कोयले की प्राप्ति होगी। तो कोयले की प्राप्ति को लोकेशन में लिखा कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है ना, कोरबा। बोकारो, बोकारो आपका झारखंड में। लोकेशन भी अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप लिखते जाना। कोरबा कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। इसके अलावा झरिया, झरिया भी झारखंड में। तो कुछ लगभग लिखने थोड़ा बहुत, ठीक।
यहाँ से तो कोयले की प्राप्ति होती है। तो आपको देखिए जो लॉयस्क है या कोयला के जो क्षेत्र हैं इनके लोकेशन भी अब साथ में याद होते जाएंगे। पहले भले पिछले क्लास में पढ़े थे बट भूल जाते हैं ना, तो यहाँ पे दोबारा मिल रहा है इस चीज़ को, तो यहाँ से फोकस करके अलग से भी याद रखना। ये कंपनियों के नाम तो याद रखने हैं बट इनको कोयला कहाँ से मिल रहा है या लॉयस्क कहाँ से मिल रहा है ये भी ध्यान में रखना है। किस क्षेत्र से जो है कोयला मिल रहा है, किस क्षेत्र से आपके लॉयस्क मिल रहा है। और डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा क्षेत्र लॉयस्क ले जाया जाता है या कौन सा क्षेत्र जो है कोयले के क्षेत्र है निम्नलिखित में से। और इसके अलावा जब भी बनेगा तो ये कंपनियों से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि लॉ इस्पात कंपनियां कौन कौन सी हैं या कहाँ पे स्थित हैं। इसमें आपका टिस्को जो है आपका कहाँ पे स्थित था, साक्षी जमशेदपुर में स्थित था। टिस्को इसको होते हैं। IISCO जो आपका है ये आपका बर्डपुर वाले क्षेत्र में है। विश्वसरैया वाला जो है कर्नाटक के शिवमोगा में स्थित है। इसके बाद हिंदुस्तान चौथा है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है, इसकी 3 कंपनियां जो है सेकंड 5 ईयर प्लान में, एक तो भिलाई में, राउरकेला में और दुर्गापुर में स्थापित है। ठीक है, पहली कंपनी जो आपका है वो टिस्को, उसकी स्थापना 1907 में हुई थी। दूसरी 1918 वाली है। तीसरी कंपनी जो है आपका कौन सा 1923 का है जो शिवमोगा में स्थित है। जबकि चौथी कंपनी में भिलाई 1955 में हो गया। राउरकेला और कौन सा राउरकेला और दुर्गापुर ये 1959 में स्थापित है। कब था 1959। अगली कंपनी जो है बोकारो स्टील प्लांट है। कौन सी कंपनी है, बोकारो स्टील प्लांट, और ये 1964 में स्थापित है। अब पहले दूसरा लिखना राउरकेला के बारे में। इसे लॉयस्क लिखिए इसका नहीं लॉयस्क लिखना भिलाई वाला। दल्ली राजहरा से प्राप्त होता है। दल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, दल्ली राजहरा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में स्थित है दल्ली राजहरा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट टाइम पेट 2021 में हुआ था, 2022 में हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन आया था भिलाई जो लॉ इस्पात कंपनी है इनको लॉयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो कौन से क्षेत्र से होती है, दल्ली राजहरा से होती है और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, दल्ली राजहरा कहाँ पे, छत्तीसगढ़, इसको याद रखना। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन ऐसे बनता है। और जो मैग्नीज की प्राप्ति होती है इसको बालाघाट से होती है। कहाँ से होती है, बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे, MP में, मध्य प्रदेश में। बालाघाट मैग्नीज को कहाँ से मिल रहा है, बालाघाट। तो अब याद रखना हमेशा, भूलना मत कि बालाघाट किस लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, बालाघाट जो क्षेत्र है किस क्षेत्र के लिए, मतलब कौन से उसके लिए जाना जाता है, तत्व के लिए, मैग्नीज के अयस्क यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और अगला हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हाँ, राउरकेला। कौन सा, राउरकेला। दूसरा कौन सी, राउरकेला। राउरकेला जो कंपनी है 1959 का है और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। किसके सहयोग से, जर्मनी। राउरकेला कौन सी, जर्मनी की सहायता से 1959 में स्थापित की गई थी। ठीक, इनमें लॉ एस्ट जो मिलेगा, राउरकेला कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। तब इनको जो लॉ कोयला की जो प्राप्ति होती है वो कहाँ से होती है, झरिया और कोरबा से। कहाँ से होती है, झरिया और कोरबा से। ठीक है, जबकि जल विद्युत जो इसको प्राप्त होता है वो हीराकुंड परियोजना से होता है। किससे होता है, हीराकुंड परियोजना है महानदी में, उड़ीसा में, संबलपुर में। ठीक है, अगली कंपनी है दुर्गापुर वाला। कौन सा है, दुर्गापुर। दुर्गापुर कौन से राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक जिला है वर्धमान जिला। कौन सा जिला है, वर्धमान जिला है। वहाँ से इनको जो है आपको क्या लोकेशन का, दुर्गापुर कहाँ, वर्धमान जिले में है, पश्चिम बंगाल में। अब इनको कोयला क्षेत्र, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, पश्चिम बंगाल में। तो एक तो रानीगंज मिलेगा, कोयला वहाँ से मिलेगा, रानीगंज। रानीगंज जो है भारत का पहला कोयला खनन क्षेत्र है। ठीक है, एक कब हुआ था स्थापना, 1774 में रानीगंज से सबसे पहले जो है कोयले का खनन स्टार्ट हुआ था। और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, कोयला खनन क्षेत्र अगर पूछा जाए तो झरिया है। और अगर नदी घाटी के आधार पर देखते हैं तो जो दामोदर नदी घाटी है भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसमें दुर्गापुर कोयले के तो रानीगंज, झरिया और बराकर की खान, झरिया और रानीगंज और बराकर की खान। बराकर मतलब बराकर नदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे बराकर की खान, बराकर की खान। जबकि इसको लॉ एस्ट जो प्राप्त होता है वो नुआ, मतलब नुआ मंडी,
और गुआ की खान, नुआ मंडी और गुआ, ये दोनों कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। यहाँ से इनको प्राप्त होते हैं लौह अयस्क। जबकि जो जल विद्युत की प्राप्ति होती है, इसको जल विद्युत जो मिलता है वो दामोदर नदी घाटी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दामोदर नदी घाटी से इसको जल विद्युत की प्राप्ति होती है। अगला जो है आपका बोकारो स्टील वाला, जो यूएसएसआर के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था, थर्ड 5 ईयर प्लांट के अंतर्गत। इनमें लिखा लौह अयस्क की प्राप्ति जो होती है, एक किरीबुरु करके क्षेत्र है, वहां से मिलता है। कहाँ से प्राप्त होता है? किरीबिरु। जबकि कोयले की जो प्राप्ति होती है वो बोकारो और झरिया से होती है। कहाँ से होती है? बोकारो और झरिया से इनको जो है कोयले की प्राप्ति हो रही है। बोकारो और झरिया से कोयले की प्राप्ति। जबकि किरीबिरु से क्या मिलता है इनको? लौह अयस्क। किरीबिरु कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। वही सिंह भूमि के जिला है जहाँ से नुआ मंडी, गुआ और पलामू है। नुआ मंडी और गुआ है सिंह भूमि जिले में, वहीं पे किरीबिरु स्थान है। किरीबिरु, क्या नाम है? किरीबिरु। ये यहाँ से आपको बोकारो को जो है, बोकारो स्टील प्लांट को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला जो है विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है। इसकी स्थापना 1979 में इसके लिए समझौता किया गया था। 1979 में जो है इसके लिए समझौता किया गया है भारत और यूएसएसआर के मध्य में। किंतु ये जो चालू हुआ था वो 1982 में इसकी शुरुआत होती है। समझौता कब हुआ था? दोनों देशों के साथ, यूएसएसआर के साथ भारत का 1979 में समझौता किया गया था, किंतु इसकी शुरुआत जो थी 1982 में की गई थी। ये विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र है जो कि तटीय क्षेत्रों के समीप में है। कहाँ पे स्थित है? ये तटीय क्षेत्रों के समीप है, जिससे कोई बंदरगाह, मतलब व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो, मतलब आयात और निर्यात की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा उपयोगी होती है। यहाँ से इनका निर्यात करने के लिए ही जनरली इनको लगाया जाता है। इसमें लिखना, ये भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात, यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। यह भारत का पहला समुद्र तटीय इस्पात कारखाना है। अब इसको जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो बैलाडिला की खान से होती है। किससे होती है? बैलाडिला की खान से। बैलाडिला की खान कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बैलाडिला की खान से विशाखापट्टनम लौह इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति, लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। जबकि कोयला इसको मिलता है दामोदर घाटी वाले क्षेत्र से। कहाँ से प्राप्त होता है? दामोदर घाटी क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति होती है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। ठीक है, विशाखापट्टनम जो आपका इस्पात संयंत्र है, इसके लिए समझौता यूएसएसआर से 1979 में किया गया था, किंतु ये संचालित हुआ था 1982 में, इसका संचालन स्टार्ट हुआ था। और लौह अयस्क की जो प्राप्ति होती है वो बैलाडिला से प्राप्त होती है। बैलाडिला आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है, किंतु इसको जो कोयले की प्राप्ति होती है वो दामोदर नदी वाले, दामोदर घाटी से प्राप्त होता है, कोयले की प्राप्ति की जाती है। अगला है सलेम इस्पात संयंत्र। सलेम कहाँ पे स्थित है? सलेम जो है आपको वो लौह अयस्क के समीप में स्थित क्षेत्र है। कहाँ पे स्थित है? लौह अयस्क के समीप में सलेम में आपको लौह अयस्क प्राप्त होता है। लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से? सलेम को सलेम वाले क्षेत्र से ही होता है। ठीक, क्योंकि लौह अयस्क के वाले क्षेत्र के समीप में स्थित है, तो इसमें लौह अयस्क का क्षेत्र सलेम इस्पात वाले। सलेम कहाँ पे? तमिलनाडु में। सलेम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी शुरुआत 1982 में हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में की गई थी। सलेम लौह अयस्क, मतलब लौह इस्पात संयंत्र। और इनको कोयला जो प्राप्त होता है सलेम वाले को, जो आपका सलेम इस्पात संयंत्र है, इसके जो कोयले की प्राप्ति होती है, तमिलनाडु में एक क्षेत्र है आपका नेवेली, याद है? नेवेली पहले बताया था। नेवेली जो है कौन से कोयले के लिए जाना जाता है? कौन से कोयले का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है?
लिग्नाइट कोयला। कौन से कोयले की जा रहा था? लिग्नाइट। तो सेलेम इस्पात से ना, इसको जो कोयला मिलता है वो कहाँ से मिलता है? नेवेली से मिलता है। नेवेली के बाद ब्रैकेट में लिखना लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला, ठीक है। एक लास्ट है विजयनगर स्टील संयंत्र लिखना, विजयनगर स्टील संयंत्र। अच्छा, विजयनगर स्टील संयंत्र कौन से किसके समीप पे स्थित है? कोयला है लॉयस के? विजयनगर स्टील संयंत्र जो है प्लांट है, अगला बता रहा हूँ। विजयनगर स्टील प्लांट, इसकी जो स्थापना की गई कोयला वाले क्षेत्र के समीप की गई या लॉयस के क्षेत्र? ये लॉयस के समीप की गई, वहाँ पे लिखा है लॉयस के समीप की। अगला है विजयनगर लॉयस या विजयनगर स्टील प्लांट लिखे। विजयनगर स्टील प्लांट, विजयनगर कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है विजयनगर स्टील प्लांट। अब इनको जो लॉयस मिलेगा कर्नाटक के क्षेत्र में, आपको पता है बाबा बुदन की पहाड़ी है, चिकमंगलूर वगैरह है, चिकमंगलूर, बेल्लारी इत्यादि। तो यहाँ से इनको जो है लॉयस प्राप्त होता है। जो विजयनगर स्टील प्लांट है इनको लोहा मतलब लॉयस कहाँ से मिलेगा? बाबा बुदन की पहाड़ी से मिलेगा, उसी क्षेत्र में आता है। दूसरा आपका चिकमंगलूर है और बेल्लारी। बेल्लारी भी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। और चिकमंगलूर और बेल्लारी से ही इनको मैग्नीज की भी प्राप्ति होती है। चिकमंगलूर और बेल्लारी से जो है इनको मैग्नीज की भी प्राप्ति होती है। और कोयला जो इनको मिलता है वो तेलंगाना के सिंगरेनी से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सिंगरेनी, एक क्षेत्र है कर्नाटक सॉरी तेलंगाना में, लिखे थे आप। सिंगरौली और सिंगरेनी में कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखना। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है वहाँ पे मिलता है, किंतु सिंगरेनी जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित। कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना। और ऐसे ही आपने पढ़ा था आंध्र प्रदेश में है कांतापल्ली, क्या नाम है? कांतापल्ली, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में कांतापल्ली है, जहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। सिंगरेनी तेलंगाना में स्थित है और सिंगरैली जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यानी सोनभद्र के पास में, यहाँ से कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है।